नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। ये तस्वीर आज भी हर एक की आंखों में नम हो जाती जब ये तस्वीर को देखते हैं। ये रजनी बाला है जिन्हें कश्मीर में स्कूल के अंदर इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज 170 दिन से ये लोग कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, और क्योंकि जान बचाए या नौकरी बचाए, आज ये असमंजस की स्थिति में है। आखिर जाए तो जाएगा। और इस समय देखिए प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार 170 दिन से ना जाने और कितने दिन इसी तरह से ये प्रदर्शन करते रहे। स्टॉप टारगेट किलिंग, ट्रांसफर जम्मू में ट्रांसफर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द बायोमेट्रिक अटेंडेंस। यानी आपने कहा था कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। करवा चौथ गया, दीपावली गई, और साथ ही साथ बायोमेट्रिक आप चलन चला लिया जनाब। एक तरफ से जान बचाए या नौकरी बचाए। अगर वाकई आप इनके हमदर्द होते तो बायोमेट्रिक का इनके सर पर तलवार न लटकाते। आज इतने परेशान हैं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से सैलरी इनकी बंद है, और जाए तो जाएगा। और देखिए ये कितने दिन से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पर अपने माता पिता के साथ बैठने पर मजबूर है। आखिर क्यों ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आपने वायदा तो किया था कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा, पर लगातार 170 दिन से ये न्याय की मांग कर रहे हैं। अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, नौकरी बचाएं या फिर अपनी जान को बचाएं। लगातार आज भी जब रजनी बालाजी की याद आती है, हर एक की आंखें नम हो जाती हैं। और लगातार टारगेट किलिंग बंद नहीं हुई जनाब, टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। ये भी कहते हैं आप हमारी जिम्मेदारी उठाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन इसका दावा करती है? आप कमेटियों का गठन तो करते हैं, पर अगर वाकई कमेटियां इन्हीं के वेलफेयर के लिए बनाई गई होती तो 170 दिन से ये लोग यहाँ ना बैठे होते। चलिए बात करते हैं जी, क्या कहिए नरेश जी? पहले तो मैडम शिव दैनिक टाइम्स का बड़ा बड़ा शुक्रिया, और तुंदा बड़ा बड़ा मता मल्हार कि तुसें जिहड़ी साडी आवाज़ है वो गौरमेंट तक पहुँचाई, इवन कि दिल्ली तक तुसें साडी गल पहुँचाई। मैं तुसें एक गल आखना चाहां कि गौरमेंट जिहड़ी दावे करती है कि इनकी सैलरी, इवन तक इत्थों तक रखा गया कि इनकी दिवाली पर सैलरी रिलीज़ हो रही है। मैं आखा ना बिल्कुल झूठ है। हाँ, कुछ एम्पलॉय की रिलीज़ हुई ही, सारे एम्पलॉय की नहीं रिलीज़ हुई। हाली भी मैं 300 का उपर हूँ तक मिगी लगता ये साढ़ा आंकड़ा 400 प्लस हुई दा जिंदी सैलरी विद हेल्ड हुई दी है। और ये गौरमेंट आखदे ना भांडे खड़काने वाला गल कम करा दी है, रोटी देने वाला कहा आखदे ना अस हाँ भाई इन्हें भुखे नहीं मरन देगे। ये भांडे खड़काइए सिर्फ एक ड्रामा करा देने, लोकें दसा देने कि हाँ भाई अस जेह्ड़े एम्पलॉय ने इंदे कन्नै इंदी सैलरियां रिलीज़ करा दियां। मैं क्लीयर कट आखना चाहां कोई सैलरी रिलीज़ नहीं हुई दी। और ईवन के सैलरी रिलीज़ बगैर साड़ी रिलीज़ किए बगैर इन्हें बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर ज़्यादा जोर दिता। बायोमैट्रिक अटेंडेंस कड्ढने का मतलब है जियां कि एक कोई डंगर बन्नी उड़दे ना खुंडे कन्नै, वो फिर नस्सना भी चाहते नस्सी भी नहीं सकता। इन्हें वो साड़ा हालत की दी है कि अस ऑफिस टाइमिंग के अंदर आपको वहां रहना ही रहता है। बिल्कुल बायोमैट्रिक का मतलब है कि जे अस 10 बजे एंटर करिए फिर असें 4 बजे को बाहर निकलना है। और जेड़ा टारगेट किलिंग करा देना उनके आस्ते सिर्फ रास्ता क्लीयर है कि ये 8 घंटे वास्ते साढ़े डकोए देना, जो मर्जी जाओ तो टारगेट किलिंग करिए वापस आई हो। कहा तो यही गया था जब हमने पहली बार रविंद्र राणा जी आए थे कि दिवाली करवा चौथ पर आप लोगों की सैलरीज आपको मिली जाएगी, रोकी नहीं जाएगी। पर सैलरी विदहोल्ड करने के साथ साथ एक और तलवार लटका दी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस चलन चला दिया। बायोमेट्रिक तो मैडम इन्हें की ईवन के इन्हें कल परसों एक लैटर कढ़िया एम्पलॉय का अनऑथराइज्ड एबसेंस का, और वो लिखे दा है कि हूँ जो माहौल है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता, तुम वापस आओ। मैं आखना उस डीडीओ की एक क्लीयर कट एक ऑर्डर करना चाहिए कि मैं पूरी एश्योरेंस देना और मैं इनकी जिम्मेवारी लेना एम्पलॉय की कि अगर ये आते ना ज्वाइन करते ना इनके कन्नै कोई मिस हैपनिंग होंगी है, सारा जिम्मा जो डीडीओ चुकता है। अस सारे तैयार हैं उस चीज़ वास्ते। ईवन के उत्थों दे साढ़े कुछ एम्पलॉय परसों चौथ की गल है, कुछ एम्पलॉय ज्वाइन करनगे, उत्थों दा चौकी अफसर साड़ी जैडीओ कोल जांदा, वो ईवन के साड़ी जैडीओ ये गल आखदा है कि अगर ये ज्वाइन करन ते तू जिम्मेवार होगी इस चीज़ की। हैं जैडीओ ने साफ मना कर दिता कि भाई मैं तुसें ज्वाइन नहीं करवाई सकती। तो जोल्लै एम्पलॉय पूछया कि तुस ज्वाइन नहीं करवाई सकते, साड़ी सैलरी कड्डो। उन्हें आख्या कि मेरे को रिटर्न नहीं है। डीसी कोल गए, डीसी आदा मैं वर्बली आखे दा, वर्बली साड़ी जैडीओ नहीं मनदी। आखने का मतलब ये है कि ये एक गेम खेडदे ने, एक किस्म का एक प्रैशराइज टैक्टिस साढ़े खेडदे ने, कुछ चाली प्रैशर बिल्ड किया जा, उन्होंने वापस ज्वाइन करवाया जा।
मगर क्लीयर कट मैसेज है कि जो तक साडी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती अस एक भी एम्प्लॉय जो साडा उत्थे ज्वाइन नहीं करेगा। सर किन आधारों पर कहा जा रहा है कि आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, क्योंकि देखिए सरकार को ये चीज समझ नहीं होगी, कोई भी नेता अगर जिस दिन बिना सिक्योरिटी के कश्मीर घाटी में कदम रखेगा तो उस दिन क्या जाने के लिए आप तैयार होंगे? बिल्कुल, मैंने तो पहले भी कहा है तमाम कर्मचारियों को जेड सिक्योरिटी दे दीजिए, मुझे जेड सिक्योरिटी मिलेगी, इन तमाम कर्मचारियों को जेड सिक्योरिटी मिलेगी, तो ये दूसरे दिन ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। लेकिन जेड सिक्योरिटी कोई भी कर्मचारी तब तक ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था में इनके लिए इंतजाम ना किया जाए। दूसरी बात, किसी भी कर्मचारी के पास वहाँ रहने को जगह ही नहीं है। जिन जिन घरों में ये रहते थे, जहाँ पे इनको रेंटल अकोमोडेशन थी, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि आज आप हमारे घर में नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं उनको अपना ही डर है, ऐसी स्थिति में इनको वहाँ भेजना। और मैं आपको एक बात और कह देता हूँ, जब आपने कहा कि दीपावली तक ये वादा किया गया था जी, आपके साथ ये आश्वासन दिया गया था कि आपको सैलरी मिल जाएगी, तो मुझे लगता है वो दीपावली तो हर साल आती है, तो मुझे हो सकता है उन्होंने दीपावली 2023 की बात की हो, क्योंकि 2022 की दीपावली के लिए किसी की सैलरी रिलीज नहीं हुई है। शायद राजभवन को भी मिसगाइड किया जा रहा है, एलजी साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। अगर दीपावली के लिए सैलरी रिलीज की होती तो ये लोग यहाँ पर धरने पर आज बैठकर सैलरी की बात ना करते। दूसरी तरफ से, एक तरफ से कंसर्निंग एसएचओ आपको फोन करता है कि आप ड्यूटी में पर मत आइए, इस वक्त आपकी जान को खतरा है, कुछ इनपुट्स हैं, आपको टारगेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ बायोमेट्रिक की तलवार लटकाई जाती है। तो मैं कहता हूँ ये कम्युनिकेशन गैप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही उसको देखा जाए। और मैं आपके माध्यम से भाजपा अध्यक्ष जो हैं उन तक ये निवेदन करता हूँ कि मैं इतना चाहता हूँ कि आपने 2022 दीपावली के लिए वादा किया था, मैं यही चाहता हूँ अपने आश्वासन को आप 2022 में ही पूरा करें। 2023 आए, 2023 जब आएगा तो फिर कर्मचारी जो हैं, अगर इन कर्मचारियों को यहाँ पर बिठाकर 200 पार दिन हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में इसका राजनीतिक हिसाब से उसका गलत इम्पैक्ट जाएगा। मैं इतना ही कहता हूँ, कम से कम जो वादा जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसको पूरा करें। 2022 में अगर आश्वासन दिया है 2022 में ही पूरा करें। जो नेता आपको यहाँ पर आके आश्वासन दिलवाते हैं, देखिए हम सामने कहेंगे, कहने से दराहे नहीं करेंगे, कहा गया था सैलरी नहीं आपकी रुकेगी, वो भी रुकी। आपको कहा गया जल्दी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, वो नहीं मिली। आपके लिए कमेटी का गठन हुआ, आप लोगों के लिए बड़े बड़े पुलंदे आपके सामने रख देते हैं। वही तो हम बार बार कहते हैं, वही नेता एक बार बिना सिक्योरिटी के कश्मीर घाटी में जाकर बताए ना। बिल्कुल, मैं इतना कहता हूँ, जब तक आपको आत्मविश्वास नहीं ना होगा इन कर्मचारियों के अंदर, आज जरूरत है कि इन कर्मचारियों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया जाता। आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? इन कर्मचारियों के साथ प्रशासन को भी खड़ा रहना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी खड़ा रहना पड़ेगा, और वो राजनीतिक दल, वो राजनेता जो चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको सत्ता में जाके बैठना है, कम से कम उनको ग्राउंड पे उतर कर देखना पड़ेगा। और पिछले ही दिनों में कहता हूँ, भाजपा की एक बहुत बड़ी कमेटी जो वहाँ गई थी, वहाँ पर कश्मीर में, जब भाजपा की कमेटी कश्मीर में गई, उन लोगों ने खुद वहाँ जाकर देखा है कि आज की स्थिति नहीं है कि इन कर्मचारियों को वहाँ भेजा जाए। वो खुद मानते हैं इस चीज़ को। तो फिर कम से कम अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, अगर भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल होते हुए यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से कि वो आइए यहाँ अंबेडकर चौक में हमारे साथ धरने में बैठे और इस संघर्ष को हम एक साथ आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल, उनको आना चाहिए। देखिए, उनको आकर यहाँ हमारे साथ खड़े रहना, यहाँ पर धरने पे बैठना है। इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सत्ता में भागीदारी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मुझे लगता है एक एक दिन जो है इन कर्मचारियों के जो ऊपर भारी पड़ रहा है, इसका आने वाले समय में राजनीतिक उठापटक इसमें होगी और आने वाले समय में इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। 170 दिन हो गया आपको। 170 दिन में कहा क्या रविंद्र रैना ने, जब हम बात की, कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, और कितने दिन लगेंगे इस टेक्निकल फॉल्ट को क्लियर करने में? मैम देखिए, उन्होंने पहले ही कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है। जब वो यहाँ पर आए, सब बहुत सारा मीडिया था, सब मीडिया कवरेज हुई, खुद उन्होंने ये बात को माना कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो ऊपर से नहीं आया हुआ है, वो किसी इंसानों का ही बनाया गया और वो हमें ठीक करेंगे। जब इस चीज को एडमिट करते हैं तो हम भी उनसे पूछते हैं कि फिर कितना समय लगेगा? आप वो हमारी सपोर्ट में है, हमें पता उन्होंने जो बोला हमारे फेवर में बोला, जो कोई बातें की उन्होंने हमें बिल्कुल हमें कहते हैं ना, हमें बैक किया है कि हम जो बात कर रहे हैं हम सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहते हैं कि बिल्कुल सीरियस इशू क्या है कि सर, अगर हम रविंद्र रैना जी से बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी भी नहीं सुनी जा रही है
अगर कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी हावी होगी, वो आपकी भी नहीं सुन रही है, तो ये बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है कि कश्मीर में फिर चल किसकी रही है, फिर कौन प्लानिंग कर रहा है हमारे लिए कि उनको बुलाओ, किसी भी तरीके से उनको बुलाओ, फिर मंशा क्या है वहां पे हमें बुलाने की, क्योंकि एक रजनी बाला तो हो गई है। अगर दूसरा कुछ इंसिडेंट हुआ ना तो जम्मू में मैं कहती हूँ ना कि घर घर में भी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे माँ बाप कोई गूंगे नहीं है। वो पूछेंगे इनसे कि हमारे बच्चे जब 5 महीने से वहां बैठे थे, जब आपके दरवाजे खड़काते रहे, तब आपने क्या किया उनके लिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। विलम्ब क्यों हो रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए 170 दिन न जाने और कितने दिन लग जाएंगे? आखिर क्या क्या परेशानी हमें भी समझ नहीं आ रही कि वायदे भी किए जाते, कमेटियों का गठन भी किया जाता है, पर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा। क्या क्या कहाँ पे कमी सर मैम, अगर देखा जाए ना, कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ रहा है, शायद किसी चाह में ही इनकी कमी है कि जो कहते हैं ना कि पूरे मन धन से अगर आप किसी काम को करना चाहो ना तो आप कर सकते हो। अगर आज कहते हैं ना 370 जब हटाना था तो रातों रात हो गया, ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन रातों रात हो गई, किसी को पता भी नहीं चला था, क्योंकि उसमें मंशा थी ना करने की, उसमें चाहत थी, सही से चाहत थी, ठीक। इसीलिए तो यहाँ पे वही है कि आम बंदा बैठा हुआ, कोई बात नहीं, पिट रहा तो पिटता रहे, बच्चे इनके नहीं स्कूल जा रहे हैं, हमारे तो जा रहे हैं, बाकियों को तो जा रहे हैं, सिर्फ हमारे नहीं जा रहे हैं। सैलरीज बंद होगी, हम लोगों की बंद है, बाकियों को तो मिल रही है, सबकी मिल रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या सर आपको क्या लगता है कि सैलरीज पे सिर्फ हमारा ही हक है, हमारे बच्चों का हक नहीं है, हमारे परिवार का हक नहीं है? आप बताइए, जब किसी पेरेंट्स की जिनकी 4-4 महीनों से सैलरी बंद है, उनके बच्चे कितना सफर करते हैं। एक तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर बैठे हैं बच्चे, ऊपर से अब सैलरी भी बंद कर दी, कहाँ की इंसानियत है? आपको हमारा यहाँ बैठना दिखाई देता है, उसके बैठने के पीछे का रीजन तो देखिए कि रूट कॉज क्या है, उसके बैठने के पीछे का रीजन देखिए कि सबसे बड़ा रीजन है रजनी मैम। जीते जी तो आपने उसकी सुनी नहीं। हम भी जिंदा इंसान है, हम भी बोल रहे हैं, हमारी भी तो कहा हमारे मरने के खतरा है, मेरी जान को बिल्कुल खतरा है। बिल्कुल पहले क्या हाँ, उन्होंने पहले एप्लीकेशंस दी थी, बहुत बार उन्होंने कहा बाद में कि जब जान चली जाती पूरी एडमिनिस्ट्रेशन घरों में हमने तो एक ही चीज इनको बोल के रखी, अगर आपका यही रवैया रहेगा और हमारे किसी भी एम्प्लॉय को आपने इस प्रेशर टैक्टिक्स में लाकर उसने ज्वाइन किया और उसके साथ कुछ होता है, आपको कोई हक नहीं बनता उसको कंडेम करने का। तब पूरे जम्मू में जब आग लगी तब इनको पता चलेगा, जब पूरा जम्मू सड़कों पे आएगा तब इनको पता चलेगा। और वो वक्त दूर नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये वक्त दूर नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने बहुत सब्र करके रखा हुआ है, बहुत सब्र करके वो बैठे हैं। लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटेगा, इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। फिर साफ तौर पर आप इस समय देख रहे हैं ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो पिछले 170 दिन से यहाँ पर अपनी जान की मांग करे कि हमें जान हमारी बचाई जाए। पर जिस तरह से रजनी बालाजी भी पहले उन्हें अंदेशा था कि उनके साथ कोई घटना होगी और बार बार वो कहते थे, उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अल्टीमेटली उनकी जान चलेगी। अब क्या सरकार और प्रशासन फिर से किसी जान जाने का इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें किस साजिश के तहत इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वापस ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, और साथ ही साथ बायोमेट्रिक का इनके ऊपर एक तलवार लटका कर रखी हुई है, सैलरी इनकी विदहेल्ड है। तो खुद सोचिए आखिर लोग जाएं तो जाएंगे कहाँ? ये सवाल आज हम सरकार से पूछते हैं, ये सरकार अब यहाँ सवाल हम यहाँ के नेतागण से पूछते हैं, ये सवाल हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग जाएं, ड्यूटी रिज्यूम करें, फिर से किसी की जान जाए और हालात जम्मू में खराब हों? क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने अब चेतावनी दे दी है, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी की भी अगर जान जाती है तो जम्मू में एक कोहराम मचेगा जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ सकता है। ये साफ तौर पर इनका कहना। आखिर 170 दिन और कितने दिन, कितनी रजनी बालों की जान जाएगी, कितने राहुल भट्ट को उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा? और आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इसे फॉर ग्रांटेड ले रही है? बार बार हम यही कह रहे हैं, क्यों इनके सर पर तलवार लटकाई हुई है कि एक तरफ जान बचाएं या नौकरी बचाएं? यानी जान पर तो बनी हुई है, अब 2 वक्त की रोटी को भी परेशान है जब आप उनकी सैलरी को ही विदहेल्ड कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि ड्यूटी रिज्यूम करें, अन्यथा सैलरी तो बंद है इनकी, या बायोमेट्रिक अटेंडेंस करें। क्या आप जिम्मेदारी उठाते हैं? क्या वहां के डीडीओ इनकी जान की जिम्मेदारी उठाते हैं, जबकि पुलिस मना कर रही है कि इनकी जान को खतरा है? फिर किस साजिश के तहत इनको बुलाया जा रहा है वहां? किस साजिश के तहत इनको वहां पे कहा जा रहा है कि ड्यूटी रिज्यूम करें? चलिए यहाँ पर एक और व्यक्ति इनसे जाने का प्रयास। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मंगल राणा मैम। मंगल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारा निजाम जो चल रहा है आखिर क्या चल रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रहा। मैं ट्रांसफर पॉलिसी तो हमें चाहिए, 15-16 सालों में हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी। इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारी बहन रजनी बाला की डेथ हुई उसी वक्त हम आते हैं, हमें पूरा यकीन हो गया कि कश्मीर के हालात ख़राब हैं, तब से हम डर गए और जहाँ आके हम कंटिन्यू धरना दे रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि रजनी बाला बहन की 6 महीने होने को जा रहा है डेथ हुए, लेकिन उसकी बेटी को उसकी सैलरी आज तक नहीं दी गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं दी है?
उसकी बेटी भी है। बिल्कुल। हम चाहते हैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले रजनी बाला बहन की जो सैलरी जो रोक के रखी है वो उसकी बेटी को सैलरी मिलनी चाहिए, और उसके हस्बैंड की अटैचमेंट की है सांबर डाइट में, उसकी भी ट्रांसफर क्यों नहीं किया? उसका घर उजड़ गया लेकिन उसकी आज तक ट्रांसफर नहीं है। तो हम जे आपके माध्यम से पहले जे 2 पॉइंट हम रखना चाहते हैं, उसके रजनी बाला बहन जी की सैलरी उसकी बेटी को मिलनी चाहिए, और उसकी बेटी की जॉब सिक्योर होनी चाहिए एज पर उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, मैं ऑल इंडिया में जो सिविल डिपार्टमेंट के चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट के हैं, कोई मतलब 5 साल के ऊपर कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आप केंद्रीय विद्यालय समिति पॉलिसी पढ़ लेंगे तो 3 साल 4 साल के बाद वो ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। जम्मू कश्मीर अब यूटी है, तो ये स्टेट वाले रूल पहले क्यों चल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को। दूसरी बात, ये गरीब लोग हैं, ये घर से कोई अमीर लोग नहीं है, इतने बिजनेसमैन लोग नहीं है, 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर अपने घरों से वहां दूर जॉब करने गए हैं अपना पेट पालने के लिए। हमारी रश्मि मैम, हमारी किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने पेट पालने के लिए गए हैं पहले, और दूसरी बात देश की जो हमें नौकरी मिली वो सर्व करने के लिए गए हैं। इनके गरीब मुलाजमों के पेट पे लात क्यों मारनी चाहिए? नहीं मारनी चाहिए। गवर्नमेंट से एलजी से मेरी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे भाइयों और बहनों की 6 महीने से जो सैलरी बंद करके रखी है, क्यों रखी है? इसमें जो मतलब कश्मीर में हालात खराब हैं, इसमें ये हमारा कसूर नहीं है। क्या हमारा कसूर है? हालात वहाँ पे खराब हुए हमारा कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है। 6 महीने से हमारे भाइयों और बहनों की सैलरी रोक के रखी है, ये क्यों रखी है? क्या मानसिकता है? आप बताओ, क्या हमारी सिक्योरिटी है? कैसे हम जॉब करें? रजनी बाला मैम गेट में पहुंचती है तो उसको गोली लग जाती है, मार दी जाती है। शिविंदर कौर को स्कूल में मारा जाता है। क्या बताओ, गवर्नमेंट बताए हम कैसे जॉब कर सकते हैं? हम भी जॉब करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, अब लागू करवा के रखेंगे। और हम पहले अपनी एसोसिएशन की तरफ से गुजारिश करते आ रहे हैं 6 महीने से, अभी हम अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमारे हक में ये ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए और हमें ट्रांसफर किया जाए, हमारे से सर्विस ली जाए। हम सर्विस करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कभी 15 सालों में 16 सालों में हमने कभी भी ऐसे सड़कों में प्रदर्शन नहीं किया है। तो अब हम जब आए हैं, ये गरीब लोग हैं, जब पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस रजनी बाला जी की निर्मम हत्या कर दी गई, जब उनकी जान गई तब तो आप जनाब कंडोलेंस के लिए पहुंच गए, उन्हें श्रद्धांजलियां भी दी। तो क्या 6 महीने की जो उनकी तनख्वाह है, जो उनका पेंडिंग है, क्या उनके परिवार को उस पर अधिकार नहीं है? यानी आप दिखावे के लिए सब कर रहे हैं। यानी ये लोग आखिर जाएं तो जाएं का बड़ी अफसोस की बात है। इन लोगों की सैलरी तो आपने विदहल की है, पर जो शहीद रजनी बाला है उनका वेतन क्यों दबाकर जनाब रखा हुआ है? उनके घर में बच्ची, उनके हस्बैंड को अटैच किया गया। यानी सिर्फ दिखावे की राजनीति आप कर रहे हैं। इन लोगों की जानों पर भी बड़े ही अफसोस और शर्म की बात है। ये लोग तो वैसे ही परेशान है, और सवाल ये जो दुनिया से जा चुके हैं, जो हादसे का शिकार हो चुके हैं, आतंकियों ने जिनकी जान ली है, उनकी भी अपेंडिक्स सैलरी कहीं ना कहीं दबा कर रखे हुए हैं। अब खुद सोचिए, 170 दिन, ना जाने और कितने दिन। अफसोस आती है यहाँ की राजनीति पर, राजनीतिक दलों पर अफसोस आती है, यहाँ की सरकारों पर। आप बड़े बड़े वायदे दावे तो करती हैं, तो क्या आप बताइए, आप उस पर, उन विश्वास पर खरा उतर रहे हैं जिस विश्वास के माध्यम से प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जनता सरकारें बनाने में समर्थन देती है? तो खुद सोचिए, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आने वाले समय में साफ तौर पर चेतावनी है कि सरकार को इसका खामियाजा भुगतना कर सकता है, क्योंकि यही जनता है, भूलिए मत, सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।